हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम करने वाले हैं हमारा फॉर्मूला रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं विद चैप्टर लेवरेजेस। यहाँ हम सबसे पहले तो फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं। अगर क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखी है तो उसका क्या मतलब है, आपको वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, बहुत बार कन्फ्यूजन्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मूला। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इज क्वांट्री अपॉन EBIT। ऑल्सो वी नो दैट कि एक परसेंटेज चेंज का भी फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्री, और अगर कॉन्ट्रीब्यूशन ना गिवन हो, सिर्फ सेल्स गिवन हो तो सेल्स। ऑल्सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक और फॉर्मूला है 1/MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? तो ये आपने कॉस्ट में पढ़ा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 - BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट भी तीन तरीकों से निकलती है: ऑपरेटिंग BEP, फाइनेंशियल BEP एंड कंबाइंड BEP। अब अगर आपको आंसर चाहिए यूनिट्स में, तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, और वहीं अगर आपको ये आंसर चाहिए रुपीज़ में, तो आप डिवाइड करेंगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को PVR से, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आती कैसे है? सेल्स अपॉन कॉन्ट्री करने से। इसलिए एक फॉर्मूला हमारा ये भी होगा कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो और उसके बाद सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हुआ ऑपरेटिंग BEP। अब वही BEP हमें फाइनेंशियल लेवल पे चाहिए, तो फाइनेंशियल BEP कब आएगी? जब हमारा इंटरेस्ट प्लस PD 1 - T, इसका जो अमाउंट होगा वो हमारा फाइनेंशियल BEP होगा। एंड फॉर कंबाइंड BEP फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम जब ऑपरेटिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेल से EBIT तक की, और फिर जब BEP जब फाइनेंशियल की बात करते हैं तो वो होता है हमारा EBIT से EPS, और कंबाइंड मतलब स्टार्ट से एंड पूरा, सेल से EPS। तो देखो, ऑपरेटिंग BEP का मतलब होता है ना वो सेल्स जहाँ पे तुम्हारी EBIT ज़ीरो हो जाए, और वहीं फाइनेंशियल का मतलब है वो EBIT लेवल जहाँ पे EPS ज़ीरो हो जाए। एंड कंबाइंड BEP मीन्स वो लेवल ऑफ सेल्स जहाँ पे तुम्हारी EPS ज़ीरो हो। दैट इज़, यहाँ पे अगर तुम ये अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो ये इक्वल होना चाहिए तुम्हारे सेल्स से। वहीं अगर तुम इस अमाउंट का टोटल कर रहे हो तो ये इक्वल होना चाहिए तुम्हारी EBIT से, ताकि जब EBIT माइनस ये करो तो तुम्हारा आंसर ज़ीरो आए, EPS ज़ीरो आए। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। लेट्स मूव फर्दर। अभी हमने देखा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। EBIT अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स, और परसेंटेज चेंज के केस में परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो वहीं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे आता है? कॉन्ट्री अपॉन EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स। अच्छा, जिस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया होता है उस क्वेश्चन में तुम्हारा फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT, बस इतना। तो वहीं कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा कॉन्ट्री अपॉन EBIT। ऑल्सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब यहाँ पे हमने तीनों लेवरेजेस के फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए हैं। अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर में आपको समझने होंगे, याद रखने होंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपके काम आ सकते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन एसेट। इससे क्या होगा ना, किसी क्वेश्चन में आपको ये रेशियो गिवन होगी और आपको बैलेंस शीट दे दिया होगा या एसेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी होगी। अब आपको बोलेगा लेवरेज फाइंड करो, तो लेवरेज के लिए आपको वहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए? सेल्स। तो ऐसे केसेस में सेल्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, इधर नेट इनकम, और EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, को डिवाइड करोगे आप इक्विटी से। ये सब फॉर्मूलाज आप रेशियो चैप्टर में भी रिवाइज करने वाले हो, बट यहाँ ये लेवरेज में भी काम आते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। देन अर्निंग यील्ड,
और EPS अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100। इसे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा ये PE रेशियो का जस्ट अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। आप इसे 1/PE रेशियो ही लिख दो, वही मतलब होगा। अर्निंग यील्ड इज 1/PE रेशियो। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यहाँ पे ROCE और RONW दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, या उसकी वैल्यू गिवन होगी, उससे आपको EBIT, EAT और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड एनीथिंग कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इसलिए उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ROCE एंड RONW। देखो ROCE में नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, हमने क्या कैपिटल लगाई होगी, इक्विटी शेयर लगाया होगा, प्रेफरेंस शेयर लगाई होगी और डेट्स होंगे। अब इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कहाँ से जाता है, नेट इनकम से, और प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। डेटर्स को हम देते हैं इंटरेस्ट, जो कि आती है हमारी EBIT से। तो ROCE का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट। अच्छा, ये EBIT है हमारा प्री टैक्स फॉर्मूला है। अगर कभी हमें बोल दे पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करने, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, EBIT के बजाय यूज़ करते हैं EAT प्लस इंटरेस्ट। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जिस चीज़ पे रिटर्न कैलकुलेट करना होता है उसे हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। ROCE को ROI भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ सकते हैं ना कि बताओ तुम्हारा जो लेवरेज है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, दैट इज वो एक्सेप्ट करना चाहिए, वो प्रॉफिटेबल है, वो खराब है, क्या है। तो उसका आंसर आप क्या बेसिस पे करोगे। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है आपके इंटरेस्ट रेट से, तो उसे आप बोलोगे फेवरेबल। और वहीं अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है इंटरेस्ट रेट से, तो उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल। इससे आपको ये समझना है कि आपको डिसीजन मेकिंग क्या बेसिस पे करनी है। ये सिर्फ हमने डिसीजन बेसिस के लिए पढ़ा है, क्या बेसिस पे हमें डिसीजन फॉर्म करना है। अब नेक्स्ट तुम्हारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहाँ पे तुम्हें बोले कि बीटा को लेवरेज से कंपेयर करो। तो जनरली जब क्वेश्चन में बीटा और लेवरेज दोनों गिवन और कंपेयर करने बोले ना, तो हम कंपेयर करते हैं कंबाइंड लेवरेज से। क्यों, क्योंकि कंबाइंड लेवरेज मेजर करती है आपके रिस्क को ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑन बिजनेस, दैट इज पूरे बिजनेस के फिक्स कॉस्ट को, एक तरह से देखो तो इंटरनल कॉस्ट को। तो वहीं जो बीटा होता है वो कैलकुलेट करता है, वो मेजर करता है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्क है। इसलिए अगर बीटा और लेवरेज को कंपेयर करने बोले तो हम डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज को यूज़ करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में कंबाइंड लेवरेज ना गिवन हो, तो अब ऐसे केस में आप यूज़ करोगे ऑपरेटिंग लेवरेज। देन इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, सेगमेंट ऑफ ROE, जिसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नेट ऑफ टैक्स प्लस प्रेफरेंस अपॉन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगेन नेट ऑफ टैक्स। अब प्रेफरेंस में हम क्या पे करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड। एट लास्ट डेट अपॉन इक्विटी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद नेट ऑफ टैक्स। इसी के साथ हमने सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए। अब कुछ नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे फॉर दिस चैप्टर, जहाँ पे आपका मेन मिस्टेक हो सकता है, जो आपका क्वेश्चन का एक्सीडेंट पॉइंट बन सकता है। देखो, अगर क्वेश्चन में फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो बोला हो, तो इसका मतलब होता है डेट अपॉन इक्विटी। सिर्फ इतना पढ़ के ये मत सोच लेना कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है। पूरा पॉइंट पढ़ना। अगर फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो बोला है, रेशियो, देन इट्स डेट अपॉन इक्विटी। ऑल्सो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, हमारा एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऐसा होता है इस चैप्टर में, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज गिवन होती है और कुछ अलग से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, जिससे आप अगर फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करोगे तो जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ हिडन इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, हिडन इंटरेस्ट। तो ऐसे केस में आपको ना हिडन इंटरेस्ट के केस में क्वेश्चन में एक नोट लिख के आना होता है सॉल्यूशन के साथ। दैट इज, अगर एग्जाम में आपके ऐसा क्वेश्चन आया तो आप एक नोट लिख के आओगे। आपको वहाँ पे शो करना होगा दैट दिस क्वेश्चन हैज़ बिन सॉल्व्ड considering financial leverage given in the question as the base for calculating total interest including
%, डेट गिवन। अब ये क्वेश्चन कैसा होता है ये आपको पता होगा। आपको गिवन होता है कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको ना पहले से ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट गिवन होगी, इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन होगा, बट फिर भी उसे यूज़ करके आप फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करोगे तो वो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे सेम नहीं होगी, कुछ अलग वैल्यू आएगी, मतलब क्वेश्चन में एक हिडन इंटरेस्ट है। तो फिर ऐसे केस में हम हिडन इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं, और अगर ऐसा करना पड़ा है तो हम ये नोट वहाँ पे लिख के आएंगे। और अगर चाहो तो एक बार इन सबको लिख के रिवाइज भी करके देख लो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर रेशियो एनालिसिस। अगर हर चैप्टर के बाद आपको ब्रेक चाहिए तो आप क्लास पॉज करके 2-3 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद अगेन स्टार्ट कर दो। तो रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम पढ़ेंगे 4 फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज जीपी रेशियो, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, पीवीआर। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, and NP ratio is NP by sales. PVR ratio is, that is profit volume ratio, quantity by sales into 100. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम हर चीज़ को डिनोमिनेटर में सेल्स को रख के कैलकुलेट करते हैं। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आती है ये तो आप सबको आता होगा, बट व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। जब आप अपनी ग्रॉस प्रॉफिट में से हर एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देते हो और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देते हो तो उससे आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस। तो वहीं ऑपरेटिंग इनकम, रॉयल्टी एंड मैनी मोर। तो आई होप आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्लियर हो गया है। उसमें जीबी रेशियो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होती है, एनपी रेशियो होती है, पीवीआर। अब एज अभी हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पढ़ा, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा। लाइकवाइज सेकेंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी होती है एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी होती है। जहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हम प्रॉफिट बाय सेल्स करते हैं, वहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम एक्सपेंस बाय सेल्स करते हैं। और वहीं अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा है देन COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इंटू 100। अब देखो, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये स्पेसिफाई ना करे ना कि क्या कैलकुलेट करना है और सिर्फ इतना लिख दे कि ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो, इफ क्वेश्चन सेज ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऐसे केस में आप ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी कैलकुलेट करके आओगे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी, क्योंकि जब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस वहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो बोल रहा है तो हमें दोनों चीज़ें कैलकुलेट करके आनी है। ये आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट इस चैप्टर का। देन अब हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो कर लिया। अब नेक्स्ट होगा हमारा टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में हम देखने वाले हैं 8 फॉर्मूलाज। फर्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देन डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के केस में वी यूज COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। टर्नओवर रेशियो में ना हम हमेशा न्यूमरेटर में टर्नओवर दैट इज सेल्स को रखते हैं, बट अब जिस चीज़ को लेके कैलकुलेट कर रहे हो उससे रिलेटेड क्या वैल्यू है सेल्स की, स्टॉक से रिलेटेड क्या वैल्यू होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अगर किसी केस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है तो हम तब वहाँ पे यूज़ करते हैं सेल्स, अदरवाइज हम हमेशा यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब इस स्टॉक टर्नओवर रेशियो में तुम कौन से स्टॉक की रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हो? फिक्स्ड गुड्स की, फिनिश्ड स्टॉक्स की। और हम ये कंसिडर करते हैं जितना हायर स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगा उतना ही बेटर होगा। देन डेटर टर्नओवर रेशियो इज क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। और वहीं क्रेडिट टर्नओवर रेशियो है तो क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। फॉर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इट्स सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगर स्टार्ट की और एंड की दैट इज ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की वैल्यू दी है तब ऐसे केस में यहाँ पे भी आप प्रीफर करोगे एवरेज को। अब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। ये हमने 4 रेशियोज अभी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट 4 रेशियोज। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रॉ मेट टर्नओवर रेशियो। जब हमने डिस्कस किया था अबाउट स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि हम यहाँ पे फिनिश्ड स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो रॉ मेट के लिए अलग से फॉर्मूला है। देन WIP टर्नओवर रेशियो। फिक्स्ड एसेट के लिए क्या फॉर्मूला होगा? फिक्स्ड एसेट सॉरी सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। अगर क्वेश्चन में एवरेज गिवन है तो प्रीफर करो एवरेज वैल्यू। वहीं कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए हम यूज़ करते हैं सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर रॉ मेट कॉस्ट ऑफ RM कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मेट। फॉर WIP इट्स फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ WIP। अब ये कॉस्ट ऑफ रॉ मेट कंज्यूम्ड क्या होता है? ओपनिंग रॉ मेट प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मेट। तो वहीं फैक्ट्री कॉस्ट इज जो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपने रॉ मेट कंज्यूम्ड निकाला है, दैट रॉ मेट कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। इन सारी चीज़ों का टोटल करने से आपको मिल जाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। इन रेशियोज को लेके एक नोट है जो कि हम अब ये क्लास खत्म करने के बाद दैट इज इस चैप्टर की ये क्लास खत्म करने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, टर्नओवर रेशियो, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 4th कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इस बात का ध्यान रखना कि हम जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम वो वैल्यूज यूज करते हैं जो बैलेंस शीट में गिवन होती है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ 7 फॉर्मूलाज। डेट टू टोटल एसेट रेशियो, देन डेट रेशियो, इक्विटी टू टोटल फंड्स रेशियो, देन इक्विटी रेशियो। अब ये फर्स्ट वाला तो पढ़ के ही समझ आ रहा है, डेट टू टोटल एसेट रेशियो दैट इज टोटल डेट अपॉन टोटल एसेट। तो वहीं डेट रेशियो का मतलब होता है टोटल डेट अपॉन नेट एसेट्स। और अब ये नेट एसेट क्या होती है? तो आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनके डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो आपका अमाउंट बचता है वो होता है आपका नेट एसेट। अगेन इक्विटी टू टोटल फंड्स का मतलब क्या हुआ? इक्विटी अपॉन टोटल फंड्स। तो वहीं इक्विटी रेशियो का मतलब क्या हुआ? इक्विटी अपॉन नेट एसेट्स। जब भी बस ऐसे नाम लिखा और उसके बाद बोले डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो मतलब टोटल डेट अपॉन नेट एसेट, इक्विटी रेशियो मतलब इक्विटी अपॉन नेट एसेट। एंड देन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो के बचे 3 फॉर्मूलाज, जिसमें से ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल गियरिंग रेशियो, देन डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। कैप गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर कैप, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, जिसको अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो फिक्स्ड अपॉन वेरिएबल। जो फिक्स खर्चे हैं उनको न्यूमरेटर में रखा, जो वेरिएबल खर्चे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखा, उससे आएगा हमारा कैप गियरिंग रेशियो। तो वहीं डेट इक्विटी रेशियो इज टोटल डेट अपॉन इक्विटी,
अब देखो, अगर तो क्वेश्चन में टोटल डेट दिया है तो फिर हम टोटल डेट यूज़ करते हैं, बट अगर टोटल डेट नहीं गिवन हो तो उसके बदले हम फिर लॉन्ग टर्म डेट भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ नॉट गिवन, अगर टोटल डेट ना दी हो तब हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट भी यूज़ कर सकते हैं। देन प्रोप्राइटरी रेशियो इज प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब ये प्रोप्राइटर्स फंड क्या होती है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज, यानी टोटल एसेट में से कितना हिस्सा हमें मालिक लोगों के पैसे से आया है। और इसी के साथ हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम जो रेशियो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ईजी रेशियो है, दैट इज लिक्विडिटी रेशियो। फिफ्थ, लिक्विडिटी रेशियो। अगेन अब ये भी 4 टाइप्स की होती हैं। करेंट रेशियो, क्विक एसेट रेशियो, एब्सोल्यूट कैश रेशियो, देन बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर। करेंट रेशियो इज करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, तो वही क्विक रेशियो इज क्विक एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी। अब ये क्विक एसेट क्या होती है? करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड expense. Quick asset ratio is also known as acid test ratio and liquidity ratio. तो वही एब्सोल्यूट कैश रेशियो का मतलब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटी, जहाँ एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट क्या होती है? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो वहीं बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन कैश एक्सपेंस पर डे। दैट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल मेजर में हम ये देखते हैं कि जो पैसा आपके पास क्विक एसेट में है वो कितने दिन के कैश एक्सपेंस के लिए सफिशिएंट है। अब हम ये एक्सपेंस पर डे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले कैलकुलेट करो, चेक करो कि क्या दिया है क्वेश्चन में। टोटल एक्सपेंस फॉर ईयर, उसमें से अब नॉन कैश एक्सपेंस दैट इज डेप्रिसिएशन माइनस करो तो आपके पास आएगा कैश एक्सपेंस। अब क्वेश्चन में अगर 360 डेज बोल रहा है तो 360 डेज, या 365 डेज बोल तो 365 डेज से डिवाइड करो। अब जो अमाउंट आया दैट इज कैश एक्सपेंस पर डे। और इसी के साथ हमारा लिक्विडिटी रेशियो भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ओवरऑल रिटर्न रेशियोज, जिसमें अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ 4 रेशियोज। फर्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट। सबसे पहले तो ये समझो कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैप प्लस डेट, ये तीनों चीज़ें मिला के जो अमाउंट आती है वो होती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें इस पे कैलकुलेट करना है रिटर्न, मतलब डेट के लिए कौन सा अमाउंट अवेलेबल होता है? EBIT, उसी अमाउंट में से हम प्रेफरेंस शेयर कैप भी देते हैं और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी उसी में से पैसा मिलता है जो भी बचा हो। तो यहाँ पे सबसे पहला अमाउंट क्या है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हुआ हमारा प्री टैक्स फॉर्मूला। अगर वही चीज़ हमें बोले कि पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करो तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? EAT प्लस
इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि डेट को हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। और बाकी आपको पोस्ट टैक्स बोला है तो आप ईबीआईटी में पहले इंटरेस्ट माइनस करोगे, फिर टैक्स माइनस करोगे, आपके हाथ में ईएटी आ गई। अब ईएटी प्लस इंटरेस्ट करके अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे हमारा आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होती है आपकी? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या पैसा होता है? नेट इनकम। नेट इनकम से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से कौन सा पैसा होता है? ईएटी, इनकम आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स इंटू 100। तो वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी के केस में डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड नीचे आया इसमें डिनोमिनेटर में। तो इनके लिए कौन सा पैसा अवेलेबल होता है देने को? EAES, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इंटू 100। तो वहीं रिटर्न ऑन एसेट में भी ना हम EBIT यूज़ करते हैं। EBIT अपॉन एवरेज टोटल एसेट अगर प्री टैक्स बोला है तो, और अगर पोस्ट टैक्स बोला है तो EAT प्लस इंटरेस्ट अपॉन एवरेज टोटल एसेट। देखो जब भी प्री टैक्स बोलेगा EBIT यूज़ करोगे, पोस्ट टैक्स बोलेगा तो EAT प्लस इंटरेस्ट यूज़ करोगे। बहुत सी जगह में आपको देखने को मिलेगा EBIT 1 - T, ये यूज़ नहीं करना है, ये गलत होता है। बट हाँ, अगर क्वेश्चन में ना कोई वैल्यू नहीं दी है जिससे तुम EAT निकाल सको, दैट इज तुम्हें क्वेश्चन ही बोल रहा है कि तुम्हारे पास EBIT 1 - T का अमाउंट अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये अमाउंट अवेलेबल है, तो ऐसे केस में क्या करोगे? इसे यूज़ करोगे, बिकॉज तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बट जब तक हमारे पास ऑप्शन होता है हम इसे यूज़ नहीं करते, इसे प्रीफर नहीं करते। नाउ सम मिसलेनियस रेशियोज, उसे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। 7th मिसलेनियस रेशियोज। EPS, अर्निंग पर शेयर, इट इज EAES अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड में ना हम 3 फॉर्मूलाज को एक साथ रिवाइज करते हैं। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड पे आउट रेशियो। जैसे अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, वैसे ही डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला होता है टोटल इक्विटी डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वहीं डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट पर प्राइस पर शेयर। दैट इज जो आप EPS कैलकुलेट करते हो ना, अर्निंग अपॉन प्राइस, वहीं डिविडेंड यील्ड इज डिविडेंड अपॉन प्राइस। एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, दैट इज अर्निंग में से कितना पैसा पे होगा, कितना रेशियो ऑफ अमाउंट पे होगा डिविडेंड की तरह। ये याद रखना, डिविडेंड शेयर हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो वहीं डिविडेंड यील्ड हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो हमेशा अर्निंग पर शेयर में कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि हम डिविडेंड पे आउट करते ही अर्निंग से, जितनी अर्निंग बचेगी उसी से तो डिविडेंड पे करोगे, एक्स्ट्रा अमाउंट लगाओगे क्या डिविडेंड पे करने को। देन कम्स योर वेलोसिटी रेशियो। ये कैलकुलेट होती है डेज, मंथ और ईयर में। दैट इज स्टॉक वेलोसिटी, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी। पहले न्यूमरेटर में लिख दो या तो 12 मंथ्स या 365 डेज या 360 जो भी क्वेश्चन में गिवन है, या 52 वीक्स अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। तो वहीं डेटर वेलोसिटी के लिए 12, 365 और 52 अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो, 12, 365 अपॉन 52 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। देन नेक्स्ट इज योर डूपॉन्ट एनालिसिस, जिसे तो बिना कुछ सोचे समझे ना बस रट्टा मार लो। डूपॉन्ट एनालिसिस, डूपॉन्ट एनालिसिस में अगर तुम्हें ROE कैलकुलेट करनी है तो तुम यूज़ करते हो फॉर्मूला NP, तो टोटल एसेट इनटू टोटल एसेट अपॉन इक्विटी। दैट इज एट लास्ट ये सब कट के तुम्हारे पास बचता तो नेट प्रॉफिट अपॉन इक्विटी ही है, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। और वहीं अगर ROI कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नेट प्रॉफिट अपॉन टर्नओवर, दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन
कैपिटल एम्प्लॉयड ही आ रहा है एट लास्ट फॉर्मूला, बट हमें इस फॉर्मूला को इस वे में शो करना है. देन कम्स योर कवरेज रेशियो. दैट इज, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, सीखते हैं कि किसी एक्सपेंस को पे करने से पहले उससे पे करने के लिए हमारे पास कितने गुने पैसे हैं. तो वहीं अब फर्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, देन प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो. इंटरेस्ट कवरेज, अब इंटरेस्ट को पे करने से पहले हमारे पास क्या अमाउंट होता है, EBIT. तो वही प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से पहले EAT. इक्विटी डिविडेंड पे करने से पहले क्या होता है हमारे पास, EAES. देन कवरेज रेशियो में और कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, डिविडेंड कवरेज, डेट सर्विस कवरेज, फिक्स्ड चार्ज कवरेज. ऊपर अभी हमने पढ़ा इक्विटी डिविडेंड कवरेज, अब हम पढ़ रहे हैं डिविडेंड कवरेज. दैट इज यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड दोनों आ गया. अब इसके लिए हमारे पास कौन सा अमाउंट अवेलेबल होता है, तो EAT. वहीं डेट सर्विस कवरेज रेशियो मतलब इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट दोनों मिला के. अब इंटरेस्ट तो आप अपनी EAT प्लस इंटरेस्ट से पे करोगे अगर टैक्स दिया है तो. इसके साथ साथ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो, किसी भी तरह के नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अब फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो का क्या मतलब हुआ, जिसका आपका जो चार्ज है वो फिक्स है. अब फिक्स क्या होता है, डेट में जो इंटरेस्ट देना है वो फिक्स होता है, प्लस हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है. प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम न्यूमरेटर में यूज़ कर रहे हैं EBIT. और यहाँ पे हमारा रेशियोज़ का फॉर्मूला रिवीजन खत्म होता है. और अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स. सबसे पहले तो जब इक्विटी के नाम पे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस P&L दिया हो, तो इसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. और यहीं अगर साथ में तुम ऐड कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसे तुम बोलोगे टोटल इक्विटी. अब किसे कब यूज़ करना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड को हम ROE कैलकुलेट करते वक्त यूज़ करते हैं. तो वहीं जो इक्विटी की वैल्यू होती है, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसे हम हर एक फॉर्मूला में यूज़ करेंगे एक्सेप्ट फॉर ROE. ROE में कभी भी ये कैलकुलेट नहीं, ये यूज़ नहीं होता. देन सेकेंड नोट, टर्नओवर रेशियो के केस में अगर सिर्फ सिंगल ईयर का क्वेश्चन है तब तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, हम सिर्फ सिंगल ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं. पर अगर 2 ईयर्स या मल्टीपल ईयर्स का क्वेश्चन हो, ऐसे केस में अगर ना दोनों ईयर का आपको अमाउंट निकाल के, रेशियो निकाल के कंपेयर करने बोले, देन हम डिनोमिनेटर में हमेशा क्लोजिंग अमाउंट यूज़ करते हैं. हाँ. देन थर्ड इज, तुम्हें अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा, बिकॉज सावधानी हटी दुर्घटना घटी. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल सकता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, तो वही क्वेश्चन में कह सकता है फिक्स्ड एसेट टू टर्नओवर रेशियो. दोनों का फॉर्मूला अलग होता है. फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है टर्नओवर अपॉन फिक्स्ड एसेट, तो वहीं फिक्स्ड एसेट टू टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट अपॉन टर्नओवर. तो ये चीज़ ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है. अब अगर क्वेश्चन में लिखा है 2/10 नेट 30, तो इसका मतलब होता है अगर 10 डेज में पैसे दिए तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर नहीं दिए, वरना अदरवाइज 30 डेज में पूरा पैसा दो. और इसी के साथ हमारा रेशियोज चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल.
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विथ डेट। डेट भी दो टाइप्स की होती हैं आपकी, इररिडीमेबल डेट एंड रिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट का फॉर्मूला होता है I1 - T अपॉन नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रोसीड। तो वहीं रिडीमेबल डेट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट 1 - T प्लस RV - NP बाय N का होल अपॉन RV प्लस NP बाय 2। अब ये नेट प्रोसीड क्या होती है दोनों ही केसेस में? फेस वैल्यू प्लस अगर प्रीमियम में है तो, माइनस अगर डिस्काउंट में है तो, एंड माइनस एनी एक्सपेंस ऑन इशू। ये करने के बाद आपको मिलता है आपके नेट प्रोसीड का अमाउंट। तो वहीं रिडीमेबल डेट में अगर रिडम्पशन वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में, इफ नथिंग गिवन देन वी कंसिडर RV इज इक्वल्स टू FE, फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है तुम्हारा डेट। ऑल्सो RV में फ्लोटेशन कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अब एक नोट लिखो, इस चैप्टर के नोट ना हम साथ ही साथ लिखते जाएंगे नोट, जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप FV को, दैट इज फेस वैल्यू को कंसिडर नहीं करोगे। दैट इज की जो ये फ्लोटेशन कॉस्ट होती है ये हमेशा इशू प्राइस पे कैलकुलेट होती है। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। देन कम्स योर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दैट इज, ये भी अब दो टाइप के होते हैं, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। तो वही रिडीमेबल का फॉर्मूला होता है KP इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV - NP बाय N अपॉन RV प्लस NP बाय 2। बस सेम है जो हम डेट के लिए यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ करते हैं, बस वहाँ पे हम इंटरेस्ट 1 - टैक्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड यूज़ होता है। देन इस चैप्टर में ना एक अप्रोच है दैट इज YTM अप्रोच। हो सकता है आपको YTM अप्रोच यूज़ करने को बोले। YTM का मतलब मीन्स ऐसा रेट जहाँ तुम्हारी NPV 0 हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोअर रेट, YTM को हम IRR भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लोअर रेट प्लस लोअर रेट की NPV अपॉन लोअर रेट की NPV माइनस अपर रेट की NPV इनटू डिफरेंस ऑफ रेट। देखो पहले किसी भी रेट में NPV कैलकुलेट करो, अगर NPV पॉजिटिव आ रही है देन इंक्रीज रेट, रेट इंक्रीज करके कैलकुलेट करो नई NPV को, और वहीं अगर NPV नेगेटिव आ रही है देन डिक्रीज कर दो रेट को। देन कम्स योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फोर्थ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसमें हम अलग अलग फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं। अगर डिविडेंड प्राइस मॉडल बोले, डिविडेंड पे कैलकुलेट करने बोले तो फॉर्मूला अलग होगा, वहीं अगर डिविडेंड ग्रोथ बोले तो फॉर्मूला अलग होता है। अगेन एक EPS मॉडल भी होता है, ये डिविडेंड मॉडल है। डिविडेंड मॉडल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज D0 अपॉन P0। तो वहीं डिविडेंड ग्रोथ के केस में KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। एंड फॉर अर्निंग पर शेयर मॉडल, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये D1 कैसे आता है, तो
D0 1 प्लस ग्रोथ। अब ICAI ना 3 केसेस होते हैं, उन 3 केसेस में कब कौन से अमाउंट को P0 प्रीफर करता है। ICAI प्रीफर P0। ICAI नेट प्रॉफिट को P0 कंसिडर कर सकता है। कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे वो मार्केट प्राइस को भी P0 कंसिडर कर सकता है। 2 केसेस में मार्केट प्राइस को कंसिडर करता है। पहला, नेट प्रॉफिट को, नेट प्रोसीड को कब कंसिडर करता है, जब इशू प्राइस गिवन हो, फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन हो फॉर न्यू शेयर्स का केस है, और इशू प्राइस और फ्लोटेशन कॉस्ट दोनों गिवन है, तब हम नेट प्रोसीड को एस P0 कंसिडर करते हैं। वहीं IP नॉट गिवन, जब इशू प्राइस गिवन ना हो, ऐसे केस में मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर न्यू शेयर। और अगर ओल्ड शेयर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा मार्केट प्राइस जो गिवन है उसे यूज़ करो। अब देखो ये कैसे समझोगे कि क्वेश्चन में D0 की बात कर रहा है या D1 की बात कर रहा है। अगर बोल रहा है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड या प्रीवियस ईयर डिविडेंड, ऐसी कोई बात कर रहा है, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट D0। वहीं अगर क्वेश्चन में वर्ड्स यूज हुए हैं लाइक एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड ग्रोथ, या अगर यहाँ पे पेड बोल रहा है, पेड डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुकी है, और यहाँ कह रहा है पेज डिविडेंड, मतलब अभी पे करना है, पे किया नहीं है। जब ऐसे वर्ड्स लिखे हों तब हम उसे D1 कंसिडर करेंगे, और जब ये वर्ड्स लिखे हों तब हम उसे D0 कंसिडर करेंगे। देन जैसे डिविडेंड में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल होता है, वैसे ही EPS के लिए भी EPS ग्रोथ मॉडल होता है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं KE इज इक्वल्स टू EPS 1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, वेयर EPS 1 इज इक्वल्स टू APS 0 1 प्लस ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट इसमें है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। इस फॉर्मूला के हिसाब से KE इज इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है आपको डायरेक्ट रिस्क प्रीमियम गिवन हो। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। अब ये रिस्क फ्री रेट के लिए क्या वर्ड्स यूज़ किए होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, रिस्क फ्री इन्वेस्ट, सॉवरेन बॉन्ड। अगर इनमें से किसी के परसेंटेज दिए हैं ना, मतलब वो तुम्हें रिस्क फ्री रेट गिवन है क्वेश्चन में। फिर एक होती है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, सिक्स्थ रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, जो कहती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है डिविडेंड पेड प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। दैट इज इस साल आपने जितना भी डिविडेंड पे किया प्लस जितने भी अमाउंट से आपके शेयर की प्राइस बढ़ी अपॉन जो पहले प्राइस थी, इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसे ध्यान से देखो ना तो ये बेसिकली परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, अगर हमें बोल रहा होता है कि आज तुम्हारे सेल्स है 10,000, कल को वो हो गई 12,000, तो बताओ कितना चेंज आया। तो तुम क्या करते हो, 12 के माइनस 10 के अपॉन 10 के कितने परसेंट से चेंज हुई, ऐसे कैलकुलेट करते हो। तो वही किया है, तुमने क्या डिविडेंड पे किया प्लस कितना तुम्हारी प्राइस में चेंज आया अपॉन करेंट प्राइस। अब अभी हमने बहुत सी जगह ऊपर पढ़ा कि हम ग्रोथ रेट यूज़ करते हैं। नाउ हाउ टू कैलकुलेट ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के 2 वेज होते हैं। जब ना आपको क्वेश्चन में ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू दोनों गिवन होगी, जैसे आपको बोल दिया फॉर एग्जांपल कि आपका प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड था वो 1 रुपये था और इस ईयर का 2 रुपये है, तो ऐसे केस में आप ग्रोथ कैलकुलेट करते हो ओल्ड अमाउंट 1 प्लस G टू द पावर N इज इक्वल्स टू न्यू अमाउंट, जहाँ पे हमें ये G फाइंड आउट करनी होती है। अब ये कैसे करोगे, तो न्यू अमाउंट, ये ओल्ड अमाउंट को यहाँ लाओगे, न्यू अमाउंट डिवाइडेड बाय ओल्ड अमाउंट, फिर उसके बाद जो वैल्यू आई उसको करोगे तुम रूट ऑफ N। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रूट
सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट रूट ऑफ एक्स 12 टाइम्स, दैट इज एक्स जो भी अमाउंट है वो लिखो और 12 टाइम्स रूट को प्रेस करो। देन जो अमाउंट आया उसमें से माइनस करो 1/3, डिवाइड करो n 4, वापस से प्लस करो 1/5 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, प्रेस करो। इससे तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर एक्स की, n टाइम्स रूट अंडर एक्स की। और इस तरीके से हम ऐसे केसेस में अपना ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं दूसरा फॉर्मूला होता है G=B इंटू आर, जहाँ पे B इज़ योर रिटेंशन रेशियो एंड R इज रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर। हम कौन सा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हैं? सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ हायर EPS और MPS। दैट इज आपको 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे जिसका EPS हायर होगा या जिसका MPS हायर होगा। दूसरा, इसमें काइंड ऑफ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पे ना आपको एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर दिया हो और एक न्यू स्ट्रक्चर दिया हो। तो ऐसे केस में हाउ टू कैलकुलेट EBIT एट न्यू लेवल। आपको ओल्ड लेवल की EBIT गिवन होगी और आपको न्यू लेवल की EBIT निकालनी होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट ROI फ्रॉम जो ओल्ड EBIT दी है तुम उसे डिवाइड करोगे ओल्ड इन्वेस्टमेंट से, तो तुम्हारे पास आ जाएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन न्यू EBIT विल बी ROI into न्यू इन्वेस्टमेंट प्लस ओल्ड इन्वेस्टमेंट, दैट इज जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले कंसिडर दैट ROI एट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज सेम फॉर न्यू ऑल्सो। दैट इज अगर ओल्ड में आपका ROI 10% आ रहा है तो न्यू में भी ROI 10% ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा 10 लाख इन्वेस्ट किया तो आपका ROI भी इंक्रीज हो रहा है। फिर थर्ड हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं इन डिफरेंस पॉइंट, दैट इज वो लेवल ऑफ EBIT जहाँ EPS सेम होगा, दैट इज EBIT माइनस इंटरेस्ट 1, एक अल्टरनेटिव का इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस उस फर्स्ट अल्टरनेटिव का PD अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट फर्स्ट अल्टरनेटिव इज इक्वल्स टू EBIT माइनस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड अल्टरनेटिव 1 माइनस टैक्स माइनस PD ऑफ सेकेंड अल्टरनेटिव अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सेकेंड अल्टरनेटिव। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका एक EBIT लेवल आएगा, आप यहाँ पे ना EBIT को x कंसिडर करके सॉल्व करते हो, तो जो आपकी x की वैल्यू आती है वो होती है आपकी EBIT। देन फोर्थ यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल BP, जो कि हमने ऑलरेडी लेवरेजेस चैप्टर में डिस्कस किया है, इसलिए आई होप आपको याद होगा, बट एक बार आपके रिविजन के लिए EBIT इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस PD अपॉन 1 माइनस T। जब तुम्हारी इंटरेस्ट का अमाउंट तुम्हारी इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड से इक्वल होता है तब उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल BEP। फिफ्थ, एक आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने मिलेगा ऑफ अनकमिटेड EPS UEPS। तो जब हमें नॉर्मल EPS कैलकुलेट करना होता है ना, नॉर्मल EPS, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस PD अपॉन N। बट वहीं अगर हमें UEPS कैलकुलेट करना है तो यहाँ हम यूज़ करेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस T माइनस PD माइनस सिंकिंग फंड, दैट इज DRR अपॉन N। जब हमें अनकमिटेड EPS निकालना होता है तो वहाँ पे हम सिंकिंग फंड भी माइनस करते हैं। देन इस चैप्टर में हमें देखने को मिलती हैं थ्योरीज
ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसकी कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा रही। यहाँ पे अभी हम सिर्फ फॉर्मूला दिखेंगे। तो ये पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं विथ NI अप्रोच एंड NOI अप्रोच। तो सबसे पहला डाउट जो हर एक स्टूडेंट को होता है कि कौन से केस में हम NI अप्रोच यूज़ करते हैं और कौन से केस में NOI अप्रोच। सो व्हेन टू यूज़, जब KE गिवन हो एंड KO मांगा हो। और वहीं NOI अप्रोच कब करते हैं, जब यहाँ क्या गिवन होता है, यहाँ KO गिवन होता है एंड KE फाइंड आउट करना होता है। नाउ लेट अस सी द स्टेप्स टू सॉल्व दिस। सबसे पहले फॉर NI अप्रोच जहाँ पे तुम्हें KE गिवन होती है, वहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट नेट इनकम, दैट इज EAES। देन सेकंड, उस EAES को यूज़ करते हुए ये फॉर्मूला अप्लाई करो जहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू EAES अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इससे क्या मिल जाएगा आपको, गेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर जब एक बार आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गई तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि होती है वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। फोर्थ, कैलकुलेट KO। और ये कैसे करोगे, तो वैल्यू ऑफ फर्म, जहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी EAES अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, वैसे ही वैल्यू ऑफ फर्म EBIT अपॉन कॉस्ट ऑफ फर्म होता है। वैल्यू ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ हम EAES को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या अवेलेबल होता है, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या NI, वही इसीलिए हम यहाँ पे NI कैलकुलेट करते हैं। तो वहीं वैल्यू ऑफ फर्म और कॉस्ट ऑफ फर्म के साथ EBIT इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि पूरी फर्म के लिए अगर हमें देखना हो तो EBIT होती है, बिकॉज पूरी फर्म को देना है कुछ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट भी आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ गया, इक्विटी डिविडेंड भी आ गया, ये सारी चीज़ें देने के लिए हमारे पास होनी चाहिए EBIT। तो देखो NI में जहाँ हमें KE गिवन होती है, KO फाइंड आउट करनी होती है, वहीं NOI में हमें KO गिवन होता है और KE फाइंड आउट करना होता है। तो अब जस्ट अपोजिट होगा, जो इसका फोर्थ स्टेप है वो इसका फर्स्ट स्टेप बन जाएगा, दैट इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म EBIT अपॉन KO से। EBIT तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, KO भी गिवन है, और फिर इससे तुम्हारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। जब करोगे तो तुम्हें वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी, यहाँ पे गेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गई तो उससे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट EAES। और ये कैसे होगा, तो तुम्हारे पास EBIT गिवन है, वैल्यू ऑफ डेट गिवन है, उसकी परसेंटेज गिवन है, सब चीज़ें अप्लाई करके तुम्हें EAES मिल जाएगी। देन फोर्थ स्टेप विल बी कैलकुलेट KE, दैट इज EAES अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी। और यहाँ से तुम्हारा एंड जो तुम्हें फाइंड करना था KE, तुमने वो फाइंड कर लिया। चलो नाउ डिस्कस MM अप्रोच। MM अप्रोच विदाउट टैक्स, विथ टैक्स। इसे भी अगेन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई या कैलकुलेट EBIT। देन उसके बाद कैलकुलेट करो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म बाय EAES या NI, कुछ भी यूज़ करो, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अब U मतलब अनलीवर्ड फर्म होगा और G मतलब गियर्ड फर्म। अनलीवर्ड फर्म वो फर्म होती है जिसके पास सिर्फ इक्विटी होती है, और गियर्ड फर्म वो होती है जिसके पास इक्विटी प्लस डेट दोनों चीज़ें होती है। अब देखो, जैसे कि अनलीवर्ड फर्म में सिर्फ इक्विटी होती है ना, तो यहाँ पे तुम EBIT लिखो या EAES लिखो, NI लिखो, बात एक ही है। बस यहाँ पे तुम्हें कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज पहला तो हम ये विदाउट टैक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैक्स का भी कोई इंपैक्ट नहीं आना है, फिर इंटरेस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं आना है, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म है, इसके पास तो कोई डेट ही नहीं है, तो इंटरेस्ट किसको पे करोगे। सो EBIT बोलो और NI, इस फॉर्म के लिए ये सेम ही होगा। देन योर थर्ड स्टेप इज, जब भी MM अप्रोच यूज़ करने बोले ना,
तो ये फिर वहाँ पे इम्प्लाइड होता है कि तुम्हारी वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि फॉर्म के पास है ही इक्विटी, तो इक्विटी की जो वैल्यू है वही फॉर्म की वैल्यू है। देन फोर्थ, दिस वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गियर्ड फॉर्म। अगेन ये दोनों चीज़ें इम्प्लाइड होती है, इम्प्लाइड। देन अब वैल्यू ऑफ गियर्ड फॉर्म में वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फॉर्म दोनों होगा। वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फॉर्म दोनों अलग होती है, गलती से दोनों को सेम समझ के यूज़ मत कर लेना। देन सिक्स्थ स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फॉर्म इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ गियर्ड फॉर्म से EAT ऑफ गियर्ड फॉर्म। देन आपको WD दी हुई है, दैट इज सॉरी वैल्यू ऑफ डेट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ डेट दी होगी, आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी सब कैलकुलेट कर ली है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सेवन्थ स्टेप कैलकुलेट WACC, और वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो KD इंटू WD प्लस KE इंटू WE, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी। अब वेट कैसे पता चलेगी? तो आपको डेट की वैल्यू पता है, आपको इक्विटी की वैल्यू पता है। मान लो 50 लाख का डेट है, 50 लाख की इक्विटी है, 1 करोड़ हुआ टोटल, तो दोनों का वेट क्या है यहाँ पे? 50-50%। अब यही सेम टू सेम चीज़ें आपकी अप्रोच विथ टैक्स में भी होंगी। The only difference here is value of geared form is equals to value of unlevered form plus tax benefit। और ये टैक्स बेनिफिट क्या होती है? वैल्यू ऑफ डेट इनटू टैक्स रेट। और अब यहाँ पे ये विथ टैक्स सॉल्व होने वाला है, इसलिए इस पॉइंट के बाद से यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। सो हियर वी आर डन विद द 4 अप्रोचेस, NI अप्रोच, NOI अप्रोच, MM अप्रोच विदाउट टैक्स, MM अप्रोच विथ टैक्स। ये हमारा 6th कॉन्सेप्ट था। और 7th कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट टफेस्ट कॉन्सेप्ट, आर्बिट्रेज। बट आप इसे कुछ स्टेप्स से सॉल्व करोगे। केस 1, इसे केस वाइज समझो। केस 1 जहाँ पे तुम अनलीवर्ड फॉर्म से लीवर्ड फॉर्म की तरफ जा रहे हो। सबसे पहला स्टेप, सेल शेयर्स ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म। अब तुमने यहाँ के शेयर्स पे जो पैसे लगाए थे वो निकाल लिए, तो अब तुम्हारे पास दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट अवेलेबल टू इन्वेस्ट कितना बचेगा? वैल्यू ऑफ फर्म इंटू परसेंट ऑफ होल्डिंग, X amount. Then second step, now invest this X amount in levered firm। और उसके बाद कैलकुलेट करो, कैलकुलेट परसेंट ऑफ होल्डिंग, दैट इज X अपॉन वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, दैट इज गियर्ड फॉर्म। इससे तुम्हारे पास गियर्ड फॉर्म की जो होल्डिंग है वो आ जाएगी A%। नाउ थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे अर्निंग्स फॉरगॉन, दैट इज EAES। ये कौन सी फॉर्म का होगा? EAES ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, जो वहाँ पे आपकी पहले होल्डिंग थी, इज B। तो वहीं साथ ही साथ लीवर्ड फर्म में क्या अर्निंग्स अब तुम्हारी होने वाली है उसे भी कैलकुलेट करो। तो इक्विटी में नेट इनकम इंटू A% जो यहाँ पे तुमने अभी कैलकुलेट किया था, फिर डेट में इंटरेस्ट मिलेगा एट A%। तो ये जो टोटल अमाउंट अब आया C। तो अब तुम निकालोगे आर्बिट्रेज गेन, जो कि होगी C माइनस B। वहीं अगर केस 2 आ जाए, केस 2 जिसमें तुम लीवर्ड से अनलीवर्ड की तरफ जा रहे हो, स्टेप 2 तक
सेम होगा एस केस 1। देन स्टेप 3 जहाँ तुम अर्निंग्स कैलकुलेट करते हो, अर्निंग्स फॉरगॉन, तो लीवर्ड की कैसे कैलकुलेट करोगे? परसेंट होल्डिंग इंटू EAES। अनलीवर्ड में तुम अब क्या कमा रहे हो? हियर परसेंट ऑफ होल्डिंग इंटू EAES माइनस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ये माइनस क्यों किया? ये कहाँ की इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग्स होगी? क्योंकि अनलीवर्ड फॉर्म में तो डेट होता ही नहीं। यहाँ की बोरोइंग्स, बिकॉज अगर तुम लीवर्ड में होते ना तो ये बोरोइंग्स पे भी इंटरेस्ट ले रहे होते। अब जस्ट बिकॉज तुम अनलीवर्ड पे चल दियो तो ये तुम्हारा वो हो गया, लाइक जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पढ़ते हो ना, दैट मनी सेव्ड इज मनी अर्नड एंड मनी फॉरगॉन इज मनी एक्सपेंस्ड, तो ये तुमने फॉरगॉन कर दिया इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे ये एज अ एक्सपेंस कंसिडर करके माइनस करोगे। अगेन फिर तुम अनलीवर्ड से लीवर्ड को माइनस करोगे। अब जो अमाउंट आएगा, अगर पॉजिटिव है तो गेन, नेगेटिव है तो लॉस। एंड हियर वी आर डन विथ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजन, इसमें भी थ्योरीज होती हैं, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वॉल्टर्स मॉडल, जो कहता है कि डिविडेंड रेलेवेंट है। एज पर वॉल्टर्स मॉडल P0 इज इक्वल्स टू T प्लस E माइनस T इंटू R बाय K का होल अपॉन K। हियर डिसीजन क्राइटेरिया इज, अगर R ग्रेटर देन K है तो ज़ीरो ऑप्टिमम डिविडेंड। वहीं अगर R इज इक्वल्स टू K है देन एनी डिविडेंड इज ऑप्टिमम। और अगर R ग्रेटर देन K है, सॉरी, और स्मॉलर देन K है, तो ऐसे केस में 100% डिविडेंड पे आउट। अब K तो हमें यहाँ पे दी है, R को क्या को R लेंगे हम? IRR की वन होगा क्वेश्चन में, या ROI की वन होगा, उसे हम यहाँ पे R कंसिडर करेंगे। तो वहीं सेकंड में आता है वॉल्टर मॉडल के बाद गॉर्डन मॉडल। अगेन इनका भी कहना है कि डिविडेंड रेलेवेंट होती है। एज पर गॉर्डन मॉडल P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन K माइनस G और D1 अपॉन K माइनस B इंटू R, दैट इज G ओनली, बिकॉज हमें पता है कि ग्रोथ का फॉर्मूला होता है B इंटू R। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन गॉर्डन मॉडल। नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है, या मल्टीपल ग्रोथ। नो ग्रोथ के केस में P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन K ही होता है, और वहीं कांस्टेंट ग्रोथ हो तो P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन K माइनस G। बट अगर मल्टीपल ग्रोथ है, दैट इज मान लो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 1 2 3, पहले 3 साल 10%, 10%, 10%, और बोल रहा है कि थर्ड ईयर के बाद अब 5% कांस्टेंट। ऐसे केस में P0 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मेट, सबसे पहले ईयर मेंशन करो आप, 1 2 3 एंड देन अगेन 3, क्योंकि यहाँ पे 3 साल तक है, ठीक है। फिर डिविडेंड D1 D2 D3 एंड P3, PV फैक्टर, देन योर प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, ये तुम्हारा P0 होगा, और ये P3 कैसे आएगा? D4 अपॉन K माइनस G। क्यों? क्योंकि इसके आगे से तुम्हारी जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो जाती है। देन डिविडेंड अप्रोच में भी हमारा, डिविडेंड के डिसीजन में भी हमारा MM अप्रोच फॉलो होता है। यहाँ पे MM अप्रोच क्या कहता है? तो अभी तक हमने 2 फार्मूलाज देख लिए हैं, ये हमारा थर्ड अप्रोच है। एज पर MM अप्रोच
P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। यहाँ पे एक्चुअली में वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ D1 प्लस P1। ये तो फर्स्ट फार्मूला हुआ MM अप्रोच का। एक और फार्मूला होता है, सेकंड फार्मूला ये कहता है नंबर ऑफ शेयर्स इन बिगिनिंग इंटू P0 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स प्लस चेंजेस इन नंबर्स इंटू P1 माइनस जो भी तुमने इन्वेस्टमेंट की प्लस जो भी तुमने अर्न किया का होल अपॉन 1 प्लस KE। देन फोर्थ अप्रोच इज ग्राहम डॉट। इनका कहना है that P0 is equals to M into D plus E by 3। Here M is multiplier जो क्वेश्चन में गिवन होगा। फिफ्थ इज योर लिंटर मॉडल विच इज जो कहता है कि D1 इज इक्वल्स टू D0 प्लस E इंटू टारगेट पे आउट रेशियो माइनस D1 into AF। Here this AF is adjustment factor और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट जिस भी नाम से क्वेश्चन में गिवन हो। और इसी के साथ हमारा डिविडेंड डिसीजन का भी चैप्टर खत्म होता है। ये सबसे छोटा चैप्टर है पूरे FM में। वी आर स्टार्टिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट WCM। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ते हैं अबाउट कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और वो कैसे होता है। फर्स्ट विल कैलकुलेट रॉ मेट होल्डिंग पीरियड, देन WIP कन्वर्जन पीरियड, देन फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, देन डेटर कलेक्शन पीरियड। रॉ मेट के लिए क्या कैलकुलेट करते हो, होल्डिंग, तो वहीं WIP के लिए कन्वर्जन, फिनिश गुड्स के लिए होल्डिंग, डेटर्स के लिए कलेक्शन। और इन सब में एट लास्ट फिर हम माइनस करते हैं क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो रॉ मेट होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रॉ मेट अपॉन रॉ मेट कंज्यूम्ड इंटू 365। देन WIP कन्वर्जन, एवरेज WIP अपॉन 100% ऑफ रॉ मेट प्लस 50% ऑफ लेबर ओवरहेड। क्यों 50%, बिकॉज इट इज़ WIP। मटेरियल तो यूज़ हो गया बट अभी पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ है। और यहाँ पे हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन फॉर फिनिश गुड्स होल्डिंग, एवरेज फिनिश गुड्स अपॉन COGS इंटू 100। देन फॉर डेटा कलेक्शन पीरियड, एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। सॉरी दिस इज नॉट 100, ये भी 365 होगा बिकॉज हम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। देन फॉर क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज। ये आप आ गया आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। देन हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, जिसका फॉर्मूला होता है 365 डेज अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो अभी ऊपर हमने कैलकुलेट किया। इसका आंसर आता है टाइम्स में। थर्ड हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन बताओ, दैट इज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस इन अ ईयर अपॉन 365 डेज इंटू ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड।
अब कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है ये रेशियो चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। देन हमें इस चैप्टर को समझने के लिए ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट समझना होगा। चलो यहीं से बना लेते हैं। कॉस्ट शीट भी तुम्हें पता होगी तो दो टाइप से बनती है, एक शॉर्ट फॉर्मेट, एक लॉन्ग फॉर्मेट। एग्जिस्टिंग कंपनी के क्वेश्चन में भी यूज शॉर्ट फॉर्मेट और न्यू कंपनी के केस में भी यूज लॉन्ग फॉर्मेट। रॉ मेट कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस से आपको मिलता है प्राइम कॉस्ट। उसमें अगर ऐड कर दो प्राइम कॉस्ट में, उसमें अगर ऐड कर दो फैक्ट्री ओवरहेड तो तुम्हें मिल जाती है फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। और अगर उसमें एडमिन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो, उसके साथ साथ एडमिन जनरल एडमिन खर्चे ऐड कर दो तो तुम्हें मिल जाएंगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। उस कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब आप ऐड करते हो प्रॉफिट तो आती है सेल्स। ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्मेट का कॉस्ट शीट। वहीं अगर लॉन्ग फॉर्मेट में जाएं तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं विद रॉ मेट परचेस्ड। रॉ मेट परचेज में हम ऐड करते हैं ओपनिंग रॉ मेट, सब्ट्रैक्ट करते हैं क्लोजिंग रॉ मेट, उससे आती है हमारी रॉ मेट कंज्यूम्ड। देन प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं उसमें, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो हमें मिल जाती है ग्रॉस वर्क कॉस्ट। फिर उसमें ऐड होता है ओपनिंग WIP, सब्ट्रैक्ट होता है क्लोजिंग WIP तो हमें मिल जाती है नेट वर्क कॉस्ट। और अब जब इस नेट वर्क कॉस्ट में हम ऐड करते हैं R&D के कॉस्ट, प्राइमरी पैकेजिंग के कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल के कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाले, और सब्ट्रैक्ट करते हैं स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू तो हमें मिल जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसमें अगर आप ऐड करो ओपनिंग फिनिश गुड्स, सब्ट्रैक्ट करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स तो आपको मिल जाएंगी COGS। अब इस COGS में हम ऐड करते हैं, देन यहाँ से प्रोसेस सेम है, SNDOH दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन जनरल खर्चे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी जिसमें आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपको आपकी प्रॉपर सेल्स मिल जाएगी। अब ना वर्किंग कैपिटल दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, एक कैश कॉस्ट बेसिस और टोटल बेसिस। तो कैश कॉस्ट बेसिस, देखो कॉस्ट बोल रहा है तो क्या वो प्रॉफिट इंक्लूड करेगा? नहीं। कैश कॉस्ट बेसिस में हम COS तक ही रहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स से आगे नहीं जाते, और टोटल बेसिस पे हम सेल्स तक कैलकुलेट करते हैं। ये इंक्लूड करता है डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट, और ये एक्सक्लूड करता है डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट को। और ये जो दोनों बेसिस है ना, टोटल बेसिस कैश कॉस्ट बेसिस, ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर होती है, होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते वक्त नहीं। नाउ वी विल डू द एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले करेंट एसेट्स। करेंट एसेट में क्या आता है? रॉ मेट आता है। तुम्हारे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में क्या होता है? रॉ मेट होती है, WIP होता है, फिनिश्ड गुड्स होते हैं, डेटर होते हैं। रॉ मेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? रॉ मेट कंज्यूम्ड, जो कि हमें मिल जाएगा हमारी कॉस्ट शीट से, इंटू एन जो क्वेश्चन में गिवन होगी 12/52/365। फॉर WIP रॉ मेट 100% प्लस लेबर 50% इंटू n बाय 12/52/365 और 360 वॉट एवर इज गिवन इन क्वेश्चन। और
हम WIP के केस में फिक्स्ड कॉस्ट भी यूज़ कर लेते हैं डायरेक्ट, फैक्ट्री कॉस्ट इंटू n/12/52/365. फॉर फिनिश गुड स्टॉक वी यूज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू n/1252/365. तो वहीं डेटर के केस में हम 2 फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, टोटल बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस. टोटल बेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं क्रेडिट सेल्स इंटू n/12/52/365. कैश कॉस्ट बेसिस पे कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू n/12/52/365. देन अगर क्वेश्चन में कोई भी कैश बैंक बैलेंस दिया है, एडवांस टू सप्लायर है, तो ये सब करके हमें आ जाएगा टोटल करेंट एसेट. दैट इज, इन सबको जब आप सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल करेंट एसेट. फिर हम कैलकुलेट करेंगे करेंट लाइबिलिटीज, जो होती है क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वेजेस, और वेजेस ना कह के डायरेक्ट हम उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी भी तरह की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. फॉर क्रेडिटर्स वी यूज रॉ मेट परचेज इंटू n/12/52/365. और वही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए जो भी कैश एक्सपेंस है गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिवन है, इंटू n/12/52/365. इससे हमें मिल जाती है टोटल करेंट लाइबिलिटी. देन अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे एक्सेस, दैट इज A माइनस B. अगर क्वेश्चन में किसी भी तरह की सेफ्टी मार्जिन दी है तो वो उसमें ऐड करो. इफ क्वेश्चन सेज, देन आपको मिल जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैप रिक्वायर्ड. देन कॉन्सेप्ट 3, थर्ड कॉन्सेप्ट इज मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस MPBF बाय टंडन कमिटी. ये 3 टाइप्स की होती हैं. पहला, करेंट एसेट गिवन होगा, करेंट लाइबिलिटी गिवन होगी, उससे आपका वर्किंग कैप आ जाएगा. तब वर्किंग कैप में आप कोई मार्जिन माइनस करोगे तो आपको MPBF मिल जाएगा. दैट इज अच्छा कस्टमर. कोई तुम्हारा अच्छा कस्टमर है तो उसे तुम सिर्फ उसके वर्किंग कैपिटल पे मार्जिन रख के दे दोगे पैसे. वहीं टाइप 2 में तुम्हारी करेंट एसेट गिवन होगी, उसमें मार्जिन माइनस होगा. फिर रिमेनिंग जो अमाउंट आएगा उसमें हम करेंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे. तो यहाँ पे जो अब वैल्यू आएगी वो बनेगी हमारी MPBF, दैट इज ठीक ठाक कस्टमर. ये ना आप कोई भी अपना ऐसे ही वैल्यू कंसिडर करो. मान लो करेंट एसेट को 100 रुपये, करेंट लाइबिलिटी को 20 रुपये, मतलब 20 लाख 20,000 जो भी मानो अपने हिसाब से. और मार्जिन कुछ भी 10-20% एक बार इमेजिन करके ना इसको सॉल्व करके देखना. इसमें वैल्यू ज़्यादा आएगी, इसमें थोड़ी कम आएगी, और थर्ड में तो बहुत ही कम. थर्ड में कैपिटल एसेट में हम माइनस करेंगे कोर करेंट एसेट जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, जिससे हमें मिल जाएगी अदर करेंट एसेट. अब इस अदर करेंट एसेट पे मार्जिन माइनस होगी तो तुम्हें मिल जाएगी रिमेनिंग करेंट एसेट, जिसमें से तुम माइनस करोगे करेंट लाइबिलिटी को, और तुम्हें मिल जाएगा MPBF, कितना फाइनेंस देना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस. एकदम बेकार. देन इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
फाइनेंसिंग बाय वर्किंग कैपिटल, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग मेथड। यहाँ सबसे पहले ना आप डेटर्स में से डेटर्स कैलकुलेट करते हो कैसे, क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड अपॉन 365 1252, देन लेस करते हो कमीशन बी इंटू रेट अपॉन 100, इससे आ जाएगा सी, जिसमें माइनस करोगे किसी भी तरह का रिजर्व। क्वेश्चन में ये रेट्स गिवन होंगे, जिससे आपको मिल जाएगा डी। और ये सब कुछ माइनस करने के बाद यू विल गेट अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, जिसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ये ना यहाँ पे लिखो ई, इंटरेस्ट का रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, ई इंटू आर बाय 100 इंटू एवरेज कलेक्शन पीरियड अपॉन 365 बाय 12 बाय 52, एफ you will get your net advance, that is G। दैट इज अगर क्वेश्चन में नेट एडवांस कैलकुलेट करने बोल रहा है तो आप ये फॉर्मेट यूज करोगे और नेट एडवांस कैलकुलेट करोगे। देन स्टेटमेंट फॉर इवेल्युएशन, स्टेटमेंट फॉर इवेल्युएशन ऑफ फैक्टरिंग प्रपोजल। सबसे पहले ना टेबल बना लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स, सेविंग इन कलेक्शन कॉस्ट। फैक्टरिंग मतलब ना आप किसी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो, किसी फैक्टर को अपॉइंट कर रहे हो जो आपके बदले पैसे कलेक्ट करके ला के देगा, तो वो करने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो सेविंग इन कलेक्शन कॉस्ट। फिर सेविंग इन बेड डेट, आपने किसी को अपॉइंट कर दिया है, वो कैसे भी करके पैसे ला के दे रहा है, जिससे आप जो पहले बेड डेट हो रहा था वो रिड्यूस हो चुका है। देन इंटरेस्ट सेव्ड ऑन रिड्यूस्ड ACP, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू ओल्ड ACP माइनस न्यू ACP अपॉन 365 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर किसी भी तरह की सेविंग हो रही है इन डिस्काउंट ऑफर्ड टू कस्टमर, और इससे हमें मिल जाएगी हमारी टोटल बेनिफिट्स। देन हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट्स, तो अगेन एक टेबल बना लो इसी में। कॉस्ट क्या होगा, आप उस फैक्टर को कमीशन दोगे, एनुअल बेसिस पे यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड होता है, कमीशन इंटू 12 365 52 ऑन ACP। फिर उसे इंटरेस्ट भी दोगे, दैट इज F, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, इंटू 12 बाय 365 बाय 52 ऑन ACP। कंफ्यूज मत होना, ये अमाउंट और ये अमाउंट मिल के तुम्हें अब मिल जाएगी तुम्हारी टोटल कॉस्ट। देन हम कैलकुलेट करेंगे नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट कब आएगी, अगर तुम्हारी A B से ज़्यादा है तो, और वहीं नेट कॉस्ट
अगर बी ए से ज़्यादा है तो अगर ना नेट कॉस्ट आ रहा है, देखो नेट बेनिफिट आ रहा है तो कोई लोड ही नहीं है, तुम एक्सेप्ट कर लोगे उस प्रपोजल को, बट नेट कॉस्ट आ रहा है तो ऐसे केस में हम कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव रेट, जो कि है नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, जो अभी हमने कैलकुलेट की, अपॉन नेट एडवांस्ड अमाउंट और अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस, जो तुमने ऊपर की टेबल में अभी कैलकुलेट किया था। इससे तुम्हें मिल जाएगी एक्स परसेंटेज, दैट इज़ इफेक्टिव रेट। तो अब अगर जो ये एक्स परसेंट तुमने कैलकुलेट की है, अगर ये एक्स परसेंट ग्रेटर है मार्केट की इंटरेस्ट रेट से तो रिजेक्ट कर दो, और वहीं अगर ये एक्स परसेंट कम है मार्केट की इंटरेस्ट रेट से तो एक्सेप्ट कर लो। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक 4 में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, डेटर्स मैनेजमेंट, जिसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले स्टेटमेंट फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, फॉर विच सबसे पहले बना लो अगेन टेबल। मान लो पहले 30 डेज, सबसे पहले 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, ये 3 अल्टरनेटिव्स कंसिडर करके चल रहे हो कितने डेज का क्रेडिट पॉलिसी देना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले कितनी क्रेडिट सेल्स हो रही हैं उसमें से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बेड डेट, कलेक्शन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंस जो इनसे रिलेटेड हों, माइनस एनी कैश डिस्काउंट गिवन। इससे आपको मिल जाएगी एस्टिमेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से फिर हम माइनस करते हैं टैक्स, तो हमें पैट मिल जाता है। देन बी आप कैलकुलेट करते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्ट इन डेटर, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेटर्स कॉस्ट, और फिर आप कैलकुलेट करते हो नेट बेनिफिट, दैट इज ए माइनस बी। एडवाइस, सिलेक्ट हाईएस्ट नेट बेनिफिट ऑप्शन, और जो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट ऑन डेटर्स कॉस्ट पड़ा है ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इंटू ACP अपॉन 12 365 52 इंटू रेट अपॉन 100। देन नोट, अगर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑन स्टॉक दिया है, सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन इंक्रीज्ड स्टॉक दिया है, या इंटरेस्ट सेव्ड ऑन इंक्रीज्ड क्रेडिटर दिया है, तो इसे आप लेस करोगे, इसे आप ऐड करोगे ये इंटरेस्ट के अमाउंट में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश मैनेजमेंट। इसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैश का जो गिवन होगा, देन जो भी रिसिप्ट्स होंगी कैश सेल्स या कलेक्शन
from debtor, sale of asset, issue of shares, debentures, income tax refund, miscellaneous receipts। ये सारी चीज़ें टोटल करके आपको मिल जाएगा टोटल कैश अवेलेबल। आपके पास टोटल कैश अवेलेबल कितना है। देन हम कैलकुलेट करते हैं पेमेंट्स, दैट इज परचेज, पेड टू creditor, dividend paid, income tax paid, any type of expense, miscellaneous expense। ये करने के बाद हमें मिल जाती है टोटल पेमेंट। फिर हम कैलकुलेट करते हैं हमारी क्लोजिंग कैश, दैट इज ए माइनस बी। उसमें लेस करते हैं इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज या बोरोइंग्स, या ऐड करते हैं सेल ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज टू गेट नेट क्लोजिंग कैश। If question says to maintain a particular amount of closing cash, then next we are going to discuss management of payables। यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, जो क्वेश्चन है मंगा वो करते हैं। हम फॉर्मूलाज लिख ले रहे हैं, कुछ 2-3 फॉर्मूलाज है। कॉस्ट ऑफ लॉस्ट कैश डिस्काउंट 100/100 माइनस डी 365/t माइनस 1, जहाँ पे डी इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अमाउंट, टी इज इक्वल्स टू रिडक्शन इन टाइम पीरियड। यानी कितने दिन जल्दी पैसा देने से डिस्काउंट मिल सकता है। देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेकेंड नॉर्मल कॉस्ट रेट। जो ऊपर भी फॉर्मूला लिखा उसमें थोड़े से चेंजेस, बस D/100 माइनस डी इंटू 365/t। फॉर एग्जाम्पल 210 net 45 paid at 15th day, so here t is equals to 35 days, 45 माइनस 10। अगर 10 दिन में देता तो डिस्काउंट मिलता, डिस्काउंट कितना मिलता 2 रुपीज़ या 2%। ये ना हम नॉर्मल केस में करते हैं, बट वहीं अगर पेड एट 15th डे गिवन है तो ऐसे केस में t इज इक्वल्स टू 5, दैट इज 15 माइनस 10। फिर हम थोड़ा सा एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बॉमल मॉडल, जो कहता है ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज ऑफ कैश इज इक्वल्स टू रूट अंडर 280/c। A is annual requirement, T is transaction cost, C is carrying cost।
सिमिलर एज जो हम EOQ के लिए पढ़ते हैं, एवरेज कैश बैलेंस हाफ ऑफ ऑप्टिमम ट्रांसफर साइज। और रिडक्शन इन कैश बैलेंस कैलकुलेट करना हो तो द फॉर्मूला इज टाइम सेविंग्स इनटू डेली एवरेज कलेक्शन। और इसी के साथ हमारा वर्किंग कैपिटल चैप्टर खत्म होता है। नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सबसे पहले ना एक टेबल बनाओ। ईयर, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, पीवी कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव पीवी कैश फ्लो बोलो या डिस्काउंटेड कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब इस टेबल की वैल्यूज़ की हेल्प से हम दो चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। पहला पेबैक पीरियड, दूसरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड में हम यूज़ करते हैं कंप्लीटेड ईयर्स प्लस इनिशियल माइनस क्यूमुलेटिव CFAT अपॉन CFAT ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो वहीं डिस्काउंटेड PVP कैलकुलेट करते वक्त हम यूज़ करते हैं कंप्लीटेड ईयर्स प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड कैश फ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर CFAT। एंड इफ cash flow after tax is same for every year, then payback period is initial investment upon cash flow after tax। CFAT कैलकुलेट कैसे करते हैं? सेल्स माइनस VC माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, PBT माइनस टैक्स PAT प्लस डेप्रिसिएशन CFAT। The next concept is of average rate of return। इसके भी बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं। लाइक सबसे पहले आप ARR निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज़ कर लो, या एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से आएगा? या दूसरा इंडिविजुअली हर ईयर के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज ARR इज इक्वल्स टू ARR1 प्लस ARR2 प्लस ARRN अपॉन N। थर्ड इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV का फॉर्मूला होता है PVCI माइनस PVCO। तो वहीं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है PVCI अपॉन PVCO एंड NPV इंडेक्स इज PVCI माइनस PVCO अपॉन PVCI और NPV अपॉन PVCI। सॉरी, इट्स PVCO। नोट,
मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, मनी फॉरगॉन इज मनी एक्सपेंस्ड। वर्किंग कैपिटल अगर लगाया है तो चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले, लास्ट ईयर में रिकवर होगा ही। वी हैव टू ऑलवेज सिलेक्ट प्रोजेक्ट विथ हायर NPV if PI is greater than or equal to 1, PI is smaller than or equal to 1। एक्सेप्ट करो अगर ग्रेटर है, रिजेक्ट कर दो अगर स्मॉलर है। अब देखो दोनों में इक्वल टू का साइन है, दैट इज अगर PI इज इक्वल्स टू 1 तो उस केस में आप जो चाहो वो करो। देन अगर क्वेश्चन अनइक्वल लाइफ का है, तुम्हें दो सिचुएशंस दी हुई हैं, एक सिचुएशन में तुम यूज़ कर रहे हो कोई मशीन को फॉर 5 ईयर्स, दूसरे में यूज़ कर रहे हो फॉर 8 ईयर्स, तो अब वहाँ पे तुम्हें दोनों की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए चाहिए होगी इक्विवेलेंट एनुअल अमाउंट, जो आएगी बाय NPV अपॉन क्यूमुलेटिव PV फैक्टर, क्यूमुलेटिव PV फैक्टर। और वहीं अगर और PVCO दैट इज पूरा आउटफ्लो का क्वेश्चन है तो PVCO लेंगे, और अगर इनकम भी दी हुई है तो वैसे में NPV लेंगे हम। ऑल्सो सिर्फ आउटफ्लो के क्वेश्चन में हम कंसिडर करते हैं लोअर PVCO वाले प्रोजेक्ट को, और वहीं NPV जब दी हो तो हाइयर NPV। और अगर सेल ऑफ एसेट का क्वेश्चन है ना, सेल ऑफ एसेट जहाँ पे हमें सिचुएशन होती है दी होती है लाइक सेल वैल्यू इज स्मॉलर देन WDV या सेल वैल्यू इज इक्वल टू WDV। फिर एक क्वेश्चन होता है जहाँ पे हमें दिया होता है सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन WDV। तो ऐसे यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा होता है तो हमें टैक्स सेविंग मिलती है। वहीं यहाँ पे नो लॉस नो गेन, नो लॉस नो गेन, सो नो एडजस्टमेंट। यहाँ पे हमें गेन हो रहा होता है तो हमें टैक्स पे करना होता है, दैट इज सेल ऑफ एसेट एट एंड, उसमें सब्ट्रैक्ट करो टैक्स ऑन कैपिटल गेन, ऐड करो टैक्स। और ऑब्वियसली बात है कोई एक ही सिचुएशन हो सकती है, टैक्स सेविंग ऑन कैप लॉस, फिर तुम्हारा आ जाएगा CF80 फॉर दैट ईयर। और ये कैप गेन या कैप लॉस हम कंसिडर नहीं करते हैं एक सिचुएशन में, नो कैप गेन इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। देन कम्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी। अगर ये सब्सिडी टैक्स फ्री है तो क्या हुआ, और टैक्सेबल है तो क्या होगा। यहाँ पे तुम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन N, और वहीं टैक्सेबल है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा तुम्हारा कॉस्ट माइनस स्क्रैप माइनस सब्सिडी अपॉन N। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ पेबैक रेसिप्रोकल, जिसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल इनफ्लो अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देन नेक्स्ट MIRR, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इन्वेस्ट इनिशियल, जो तुम्हारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो टर्मिनल वैल्यू की
डिस्काउंटेड अमाउंट होती है। यूज कैलकुलेटर एंड गेट द वैल्यू ऑफ MIRR। अब देखो, तुम्हें जो प्रोडक्ट दिए होते हैं ना, सॉरी प्रोजेक्ट, वो दो टाइप के हो सकते हैं, डिविजिबल, इनडिविजिबल। अगर डिविजिबल है तो कैलकुलेट NPV, देन PI एंड रैंक एज पर PI। थर्ड, स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम रैंक 1। अगर लास्ट में कोई प्रपोजल प्रोपोर्शनेट बेसिस में इन्वेस्ट करते हो, देन टोटल NPV of that project into amount invested upon total investment required। दैट इज, तुमने ना रैंक 1, 2, 3 के जो प्रोजेक्ट हैं वो खरीद लिए, जो 4th रैंक में आए वो है 1 लाख का, बट तुम्हारे पास बचे हैं सिर्फ 50,000, तो तुम इन्वेस्ट कितना कर सकते हो? 50,000। लगाने कितने थे? 1 लाख। अब जब तुम 1 लाख लगाते हो तो तुम 10,000 कमाते, तो अब चेक करो कि 50,000 में मैं कितना कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। तो हम करते हैं 50,000 बाय 1 लाख इंटू 10,000 जो NPV थी उसकी। और इस केस में सबसे पहले NPV कैलकुलेट करो, और एक बार NPV कैलकुलेट कर दिया, फिर उसके बाद रैंडमली क्या कहते हैं, तुम अपने ऑप्शंस क्रिएट करो। उसके बाद सिलेक्ट ऑप्शन विथ हायर NPV, और इसी के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी यहाँ ख़त्म होता है। और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही नहीं, हमारा पूरा फॉर्मूला मैराथन ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। इसमें हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया, बिकॉज ये बस फॉर्मूला मैराथन था, फॉर्मूला का रिवीजन था विथ सम नोट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं एग्जाम के टाइम पे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।